25 करोड़। जी हाँ, 25 करोड़। जरा सोचिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। महामारी के दौरान जब अचानक स्कूल बंद हुए ना, तो इतने सारे बच्चे रातों रात अपनी क्लासरूम से कट गए थे। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि हमारे देश में शिक्षा संकट के एक ऐसे विशाल पैमाने का सबूत है जिसके बारे में शायद ही किसी ने पहले कभी सोचा हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गंभीर मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारे स्कूलों के बुनियादी ढांचे की कमियों और तेजी से बढ़ते डिजिटल डिवाइड ने मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इसके लिए हम नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट और चिल्ड्रंस लव कासल्स ट्रस्ट की विस्तृत रिसर्च को अपना आधार बनाएंगे। और हाँ, बात सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं होगी, हम सॉल्यूशंस और आगे के रास्ते पर भी पूरी नजर डालेंगे। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, शिक्षा का पिरामिड। दूसरा, बढ़ता डिजिटल डिवाइड। तीसरा, महामारी का असर और ड्रॉपआउट्स। चौथा, स्कूल के ढांचे की नई कल्पना। और पांचवा, टेक्नोलॉजी के इस अंतर को कैसे पाटा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द एजुकेशन पिरामिड, अ स्ट्रक्चरल चैलेंज। नीति आयोग ने जो सबसे बड़ी समस्या पॉइंट आउट की है वो ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं, उनके लिए स्कूलों की गिनती अचानक से कम होने लगती है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पिरामिड की तरह है। बेस पर यानी प्राइमरी लेवल पर हमारे पास करीब 7.3 लाख स्कूल हैं। बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन जैसे ही हम हायर सेकेंडरी तक पहुंचते हैं, ये नंबर सिकुड़कर सिर्फ 1.64 लाख रह जाता है। अब इसका सीधा असर क्या होता है? बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल बदलने पड़ते हैं, मीलों दूर जाना पड़ता है, और नतीजा 10 में से 4 बच्चे हायर सेकेंडरी पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। और ये ढांचागत कमियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,993। देश भर में इतने स्कूल ऐसे हैं जहां 0 एनरोलमेंट है। मतलब इन स्कूलों में एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता। फिर भी ये स्कूल कागजों पर चल रहे हैं और इन पर सरकारी पैसा और संसाधन खर्च हो रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी प्लानिंग में कितनी बड़ी चूक हो रही है। अच्छा, जिन स्कूलों में बच्चे जा भी रहे हैं वहाँ हालात क्या हैं? सुनिए, करीब 1.19 लाख स्कूलों में बिजली तक नहीं है। लगभग 60,000 स्कूलों में हाथ धोने की बेसिक सुविधा नहीं है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि 50% सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में साइंस लैब ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही गायब होगा तो बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे? यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, जिससे शिक्षा में गैर बराबरी और ज्यादा बढ़ रही है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द वाइडनिंग डिजिटल डिवाइड, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखिए, जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ छोड़ देता है, तब उम्मीदें डिजिटल दुनिया पर टिक जाती हैं। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ भी एक बहुत गहरी खाई मौजूद है। अगर हम भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल को देखें तो एक बहुत बड़ा जेंडर गैप साफ नजर आता है। डेटा के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले पुरुष जहां 25% हैं, वहीं महिलाएं सिर्फ 15% हैं। ये करीब 40.4% का जेंडर गैप है, जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा है। तो जब पढ़ाई पूरी तरह से डिजिटल हो जाती है ना, तो हमारी लड़कियां और महिलाएं पहली रेस में काफी पीछे छूट जाती हैं। और ये डिवाइड सिर्फ जेंडर तक सीमित नहीं है। शहरों और गांवों के बीच भी एक बड़ा फासला है। जहां हमारा नेशनल एवरेज 51% है, वहीं गांव में ब्रॉडबैंड की पहुंच सिर्फ 29% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्रामीण भारत के लाखों बच्चे आज की मॉडर्न एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासरूम्स की पहुंच से मीलों दूर हैं। मान लीजिए इंटरनेट मिल भी जाए तो क्या सब उसका खर्च उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक लो इनकम फैमिली के लिए 1 GB डेटा खरीदने का मतलब है उनकी महीने की कमाई का 3% हिस्सा चला जाना। वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ 0.2% होता है। तो साफ है कि महंगा इंटरनेट गरीब परिवारों को ऑनलाइन एजुकेशन के इस सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर देता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को, मतलब खराब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गैप को एक साथ जोड़िए और ऊपर से एक ग्लोबल महामारी की कल्पना कीजिए। हमारा तीसरा सेक्शन इसी अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट के बारे में है, पेंडेमिक इम्पैक्ट एंड ड्रॉपआउट्स। कोविड-19 ने हमारे सिस्टम की इन दरारों को एक विशाल खाई में बदल दिया। मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच पूरी तरह से स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई के 62% दिन हमेशा के लिए बर्बाद हो गए।
और इस दौरान करीब 32 करोड़ बच्चों पर पूरी तरह से स्कूल से बाहर हो जाने का खतरा मंडराने लगा। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर लगा एक बहुत बड़ा ब्रेक था। हालात इतने खराब थे कि एक्सपर्ट्स को तुरंत बड़े बदलावों की मांग करनी पड़ी। मेघशाला की ज्योति त्यागराजन की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। शैक्षिक पैटर्न को बदलने की गंभीर आवश्यकता है। डिजिटल शिक्षा की जरूरत अब सिर्फ अर्जेंट नहीं है, ये क्रिटिकल हो चुकी है। पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलने वाला। और इस तबाही का असर सीधे सीधे बच्चों की लर्निंग पर पड़ा है। हम सिर्फ अटेंडेंस नहीं खो रहे हैं। कक्षा 8 के बच्चों में ठीक से पढ़ पाने की क्षमता 2014 में 74.7% थी, जो 2024 में गिरकर 71.1% रह गई है। इसे हम सीखे बिना स्कूल जाना कह सकते हैं। और सच मानिए, देश के भविष्य के लिए इससे बड़ा संकट और कोई नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हम इस स्थिति से बाहर कैसे आएंगे? आइए हमारे चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, री-इमेजिनिंग स्कूल स्ट्रक्चर्स, द पॉलिसी रोड मैप, जहां हम देखेंगे कि इस ढांचे को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नीति आयोग ने कुछ बहुत ही शानदार स्ट्रक्चरल बदलाव सुझाए हैं। सबसे अहम है उस पुराने पिरामिड मॉडल को सिलिंड्रिकल मॉडल में बदलना। आसान भाषा में कहें तो ऐसे कैंपस बनाना जहां कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई एक ही जगह हो सके। इससे स्कूल बदलते वक्त होने वाले ड्रॉपआउट्स में कमी आएगी। इसके साथ ही स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने का आइडिया है ताकि आसपास के स्कूल साइंस लैब और टीचर्स जैसी सुविधाएं आपस में बांट सकें। और हाँ, खाली पड़े टीचर्स के पदों को तुरंत भरना और एजुकेशन बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाना भी इस सुधार का बहुत जरूरी हिस्सा है। इन सब के साथ सरकार ने डिजिटल फ्रंट पे भी काफी काम किया है, जैसे टीचर्स के लिए दीक्षा पोर्टल, बच्चों की ई बुक्स के लिए ई पाठशाला। इसके अलावा स्वयं है, जहां 1900 ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर इंटरनेट नहीं है तो स्वयं प्रभा के 32 D2H टीवी चैनल्स 24 घंटे एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये सभी सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका सीधा मकसद हर घर तक फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है। लेकिन सच कहें तो इतनी बड़ी खाई सिर्फ सरकार अकेले नहीं पाट सकती। यहीं पर प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट्स की एंट्री होती है, जो हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है, ब्रिजिंग द टेक गैप। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आ रही हैं। मिसाल के तौर पर गूगल के इंटरनेट साथी प्रोग्राम ने करीब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी है। लिनोवो अपने मेक इन इंडिया टैबलेट्स के जरिए हाशिए पर रहने वाले छात्रों, खासकर सरकारी स्कूलों की लड़कियों की मदद कर रहा है। वहीं इंटेल की AI फॉर ऑल पहल का टारगेट यही है कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक समझ दी जाए। तो काम दोनों मोर्चों पर हो रहा है, गैजेट्स बांटने पर भी और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर भी। और सबसे ज़रूरी बात उन तक पहुंचना है जो अभी भी इंटरनेट की दुनिया से बाहर हैं। टीवी जैसी आसान और घर घर में मौजूद तकनीक का इस्तेमाल करना, जैसे कि स्वयं प्रभा चैनल्स, ये इस बात की गारंटी है कि जिन घरों में तेज़ इंटरनेट या महंगा स्मार्टफोन नहीं है, वे भी इस रिकवरी प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। ये सच में छात्र जहां हैं वहीं उन तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। खैर, ये सारी मेहनत सिर्फ हमारे स्कूलों को बचाने के लिए नहीं हो रही है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी इकोनॉमी के भविष्य से है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक 6 से 6.5 करोड़ नई डिजिटल नौकरियां पैदा होने वाली हैं। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के स्किल्स की डिमांड आसमान छूने वाली है। अगर हमारे आज के और कल के वर्कफोर्स के पास ये डिजिटल स्किल्स नहीं होंगे तो हमारी पूरी इकोनॉमी एक भारी संकट में पड़ जाएगी। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनने के अपने टारगेट को पूरा करने के लिए समय रहते शिक्षा के इस भारी अंतर को पाट पाएगा? एजुकेशन के इस टेढ़े मेढ़े पिरामिड को सीधा करना और डिजिटल गैप को भरना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे मुद्दे को समझने में आपको काफ़ी स्पष्टता मिली होगी।